हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉजल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग। हमें पता है जो नोबल गैस होती हैं उनकी सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट हो गए उनकी एटम्स किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे है, या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में बॉन्डिंग कैसी है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है। जब एटम्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो उनमें कैसी नेचर है, वो सारा कुछ आप लोग इस चैप्टर में स्टडी करोगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो जैसे टाइम टू टाइम पीरियोडिक टेबल के बारे में थ्योरीज अराइज होती गई, कुछ कमियां निकलती गई, कुछ नए पॉइंट जुड़ते गए, उसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की तरफ भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की गई। और जो सबसे पहली अप्रोच हमारे सिलेबस में है वो है कॉजल-लुईस अप्रोच टूवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, और जिसमें हम लोग पहले लुईस की अप्रोच पढ़ेंगे कि लुईस ने कैसे केमिकल नेचर को कहा है। लुईस ने सबसे पहले एटम को एक टर्म नाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कर्नेल, KERNEL। इसमें उन्होंने क्या लिखा कि जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के साथ तो उन्होंने एक टर्म बताई कर्नेल, जिसमें न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो आउटर शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको छोड़ के जो बाकी पार्ट बच गया उसे उन्होंने एक नाम दिया जिसको अपन ने बोला कर्नेल। और उन्होंने ये कहा कि जो आउटर शेल होगा, जो आउटर शेल होगा, सबसे बाहर वाला शेल, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये लुईस की अप्रोच थी कि उन्होंने ये दो बातें कही। पहली बात क्या बोली कि न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक टर्म देते हैं नाम, जिसका नाम है कर्नेल। और सबसे आउटर शेल यानी वैलेंस शेल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्दर उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यूब के कॉर्नर्स के तरह लाई करेंगे। यानी कि जैसे आपके पास एक क्यूब होती है, सपोज करो दिस इज द क्यूब, मान लो क्यूब की LDH तीनों बराबर होती हैं, तो ये 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस होगी वो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना लेगी जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल हैं। अब जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही किसी क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 में से किसी भी एक कॉर्नर पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आउटर शेल के क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कहीं पे भी 2 कॉर्नर्स पे लाई करेंगे। तो ये लुईस ने कहा था। और लुईस ने ये भी कहा था कि अगर एटम्स आपस में बॉन्डिंग बना रही हैं तो उनका जो मोटिव है वो ये है कि वो अपने आउटर शेल में किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आएँ, जिसको हम लोग ऑक्टेट का नाम देते हैं। तो यानी कि आउटर शेल में स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो एटम्स या तो अपनी ही जैसी एटम्स या किसी और एलिमेंट की एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, और उसको वी कॉल ऑक्टेट।
और उन्होंने ये जैसे एग्जांपल दी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होके बन सकता है। उन्होंने एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की दी है। सोडियम के पास आपको पता है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इनिशियली, और अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 3s2 3p5 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने पड़ेंगे या लूज़ करने पड़ेंगे अगर वो अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लेना चाहते हैं। और इस तरीके से उनका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट बन जाएंगे। इस प्रोसेस से मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव डेवलप होगा अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ज़रूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ही स्टेबल ऑक्टेट प्रोवाइड करवाता है। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। तो लुईस के अकॉर्डिंगली एक एटम ने अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अगर लेकर आना है तो वो किसी भी तरीके से इन मेथड्स को यूज़ करके एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो डन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लुईस सिंबल्स के बारे में बताया। लुईस सिंबल्स क्या होते हैं? ये वो सिंबल्स हैं जो कि एक एलिमेंट का हम लोग सिंबल लिखते हैं और उसके अराउंड डॉट लगा देंगे और वो डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि सपोज करो हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1 लिखी जाएगी। तो मुझे अगर इसका लुईस सिंबल बनाना है तो मैं यहाँ पे Li एलिमेंट का सिंबल लिखूँगा और क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगा दूँगा, तो ये लुईस सिंबल यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से अगर सपोज करो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन का बनाना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4 होती है, तो वैलेंस में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑक्सीजन के अराउंड हम लोग यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स या 6 डॉट बन गई, इसको हम लोग लुईस सिंबल बोलते हैं। तो ये लुईस सिंबल हो गए आपके पास। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किसी भी आप एलिमेंट की कर सकते हो। याद रखिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करने हैं क्योंकि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों को ग्रुप वैलेंस जानना है या फिर हमें देखना है कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो अगर गिनती 4 से कम है फिर तो जो नंबर आएगा वो ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से आप वो माइनस कर दोगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। सपोज करो अगर वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर भी 3 हो जाएगा, और अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 में से 6 गया 2 होता है। ग्रुप वैलेंस का मतलब यहाँ पे वैलेंसी ही है, तो 8 - 6 यानी कि 2 हो गया। ग्रुप नंबर, ग्रुप वैलेंस एक्चुअली नॉट ग्रुप नंबर, ग्रुप वैलेंस, वैलेंसी। तो इस तरीके से कहता है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास कॉजल। तो कॉजल ने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो कॉजिल ने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस यानी कि ग्रुप 17 जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक तरफ है हमारे पास ग्रुप 1 जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। इन दोनों को सेपरेशन किया गया है, यानी कि बीच में ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि नोबल गैस या फिर इनर्ट, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इनके बीच में इनको सेपरेशन करने का काम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कर रहे हैं, जो कि नोबल गैस एलिमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद है जो हैलोजन एटम है वो नेगेटिव आयन बनाती है, और एल्कली मेटल पॉजिटिव आयन बनाती है। क्यों? क्योंकि हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जो एल्कली मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगला पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो बना है उसकी वजह से ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली जाती है। सिर्फ यहाँ पर हम लोग हीलियम को एक्सेप्शनल केस मानेंगे, क्योंकि हीलियम को के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, इसको डुप्लेट बोलते हैं, डुप्लेट। लेकिन बाकी जितने भी नोबल गैसेस हो गई वो सब ऑक्टेट हैं, यानी कि उनके सभी के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। आगे है ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बने हैं, इनके बीच में स्टेबलाइजेशन इसलिए है, या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, तो वो एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। कैल्शियम डाईफ्लोराइड वाली CaF2 कैसे है वो आप डिस्कस करते हैं। देखिए, कैल्शियम एक मेटल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये चीज़ है। 2 4 10 12 18 20 होता है। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा ताकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन जैसी हो जाए। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होती है आउटर वाली। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो F नेगेटिव बन जाएगा, और आउटर शेल इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लेकिन फ्लोरीन की एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो इसका मतलब है जो कैल्शियम है वो फ्लोरीन की 2 एटम्स के साथ जुड़ेगा, तो CaF2 कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर लूज हुआ है, तो ये कैटाइन बना, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये एनाइन बना, और इन दोनों को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने बाइंड किया हुआ है। और इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं,
या आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आ गया, या फिर इसका दूसरा नाम आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि चार्जेस का गेन या लूज हो रहा है और उससे जो बॉन्डिंग बनेगी उसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, और ये आता है बेसिस ऑन द ओके, ठीक है। कॉजेल ने ये भी कहा कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो हर तरीके से आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, कुछ लिमिटेशन भी मतलब उन्होंने जिक्र की, लेकिन हमारे पास बस इतना ही काम है, आगे कुछ नहीं बताया हुआ। तो लुईस और कॉजेल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों ने सेम चीज़ ही बयान की है। उसके बाद इनके ही काम के बेसिस पे अब कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ऑक्टेट रूल, जिसकी बात हमने कर भी ली है वैसे तो। कॉजेल और लुईस ने 1916 में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन की डेवलप की, जिसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और उन्होंने इसमें क्या कहा कि कोई भी एटम अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना चाहती है, और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगी, या लूज कर सकते हैं, या फिर गेन कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से भी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें, उसमें से कोई भी मेथड यूज़ करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और इसको ये ऑक्टेट रूल बोलते हैं। उसके बाद है कोवालेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, आयोनिक में तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन कोवालेंट में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है एटम्स के बीच में। तो एक और साइंटिस्ट थे लैंगमुइर, उन्होंने लुईस के जो पोस्टुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा बेहतर बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑक्टेट का क्यूबिकल अरेंजमेंट है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कोवालेंट बॉन्ड की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। इसमें क्या था कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज़ नहीं कर पा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। और इन्होंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस डॉट की जगह पर, जो पहले बनाए थे ना लुईस सिंबल की जगह, अब उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। जैसे सपोज करो हमने वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे अपन बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यही उन्होंने कहा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और इन्होंने आपको दिखाया हुआ है CCl4 का स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन और इसके अराउंड क्लोरीन की 4 एटम्स उन्होंने बना दी। अब कार्बन के इर्द गिर्द एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लगा दिया। क्लोरीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। और ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और साथ भी कार्बन का भी कंप्लीट हो गया है ऑक्टेट। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन की हर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको अपन सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। कई बार डबल कोवालेंट बॉन्ड भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की 2 एटम्स ले लो आप, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग बन गई है, तो ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है वो दूसरी नाइट्रोजन एटम से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है और अपना वो ऑक्टेट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब है एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है और इस तरीके से शेयरिंग करनी है कि वो अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और ऐसा नहीं कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और दूसरी का रह जाएगा। जितनी भी एटम्स इन्वॉल्व है सबका सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना ज़रूरी है, और इसी को हम लोग मतलब बोला हुआ है। अब एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ इथाइन की, इसको इरेज कर देते हैं। इथाइन का जो फॉर्मूला है वो C2H2 होता है। तो कार्बन कार्बन बना दो और 2 हाइड्रोजन लगा दो। हमें पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 डॉट लगा दिए। हाइड्रोजन के पास एक एक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हम लोग देखें तो कार्बन का कंप्लीट नहीं हो रहा। तो क्या होगा, कार्बन यहाँ पर अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या बन रहा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये कहानी है। ओके, अब लुईस रिप्रेजेंटेशन में जो आपके पास कुछ पॉइंट है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे लुईस रिप्रेजेंटेशन। चलिए ये भी हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये भी नेक्स्ट टॉपिक का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन का लूज गेन और कोवैलेंट शेयर करके बॉन्डिंग बनती है, और कहीं ना कहीं ये आपको 10th क्लास में भी था। तो आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा, और इसकी रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।